आज के लेक्चर में हम डील करेंगे 70 से ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन पे। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, ठीक है ना। एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ये हो गया हमारा सर्कुलर पाथ, इसका रेडियस आर है, ठीक है। मूव कहां से करना शुरू किया, मान लीजिए किसी पॉइंट से मूव करना शुरू किया, ठीक है, यहां से। द डिस्प्लेसमेंट पूछा है आफ्टर हाफ अ सर्कल, आधा सर्कल मूव करने के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, है ना। आधा सर्कल मतलब यहां से अगर ये यहाँ पे मूव करके जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होता है, ये आर है और ये भी कितना है आर। तो यहाँ से यहाँ तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ए से बी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सबसे छोटा रास्ता, सबसे लंबा रास्ता, सबसे छोटा रास्ता, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, आर, और यहाँ से आर यानी 2r हो जाएगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2r, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 2r, ये हो गया हमारा आंसर 2r। सेकंड क्वेश्चन है द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होता है। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी कभी बराबर होते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। ये कब होता है, जब पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे चले। जब पार्टिकल कहाँ चले, स्ट्रेट लाइन पे चले। जब स्ट्रेट लाइन पे चलता है तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, ठीक है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। लेकिन यदि अब डायरेक्शन अपना बदलना शुरू करे, अगर जिग जैग पाथ पे मूव कर रहा है या फिर डायरेक्शन चेंज कर ले, ठीक है, तो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, है ना। ये दो केसेस आप जानते हैं, आपको पता होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है तब जब वो स्ट्रेट लाइन पे मूव करे और अपना डायरेक्शन चेंज ना करे, ठीक है, ओके। और स्ट्रेट लाइन पे मूव करे या किसी और लाइन पे मूव करे, अगर डायरेक्शन चेंज भी कर रहा है तो उस केस में डिस्टेंस ज़्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से। तो इस केस में जो रेशियो हो जाएगा, पहले केस का अगर रेशियो देखें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का जो रेशियो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशियो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये दोनों इक्वल है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है तो इक्वल टू 1। देखिए तो कौन सा है, ऑलवेज लेस देन 1, तो ये तो हो नहीं सकता। इक्वल टू 1 तो देखिए बी और डी पे अभी तक, है ना, तो इक्वल हो सकता है 1 के हमने देखा कि इक्वल हो सकता है। अब ज्यादा होगा कि कम होगा ये देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज्यादा है, सॉरी कम है, और डिस्टेंस ज्यादा है। तो अगर ऊपर का अगर न्यूमरेटर कम होता है डिनोमिनेटर ज्यादा होता है, पूरी क्वांटिटी 1 से कम होती है। से 3/5, न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर ज्यादा, तो ये पूरी क्वांटिटी कम है ना, 1 से कम है। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, लेस देन 1। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारा जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो रेशियो होगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो हमेशा कितने से कम आएगा, या तो 1 के बराबर आएगा, कब, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो, या फिर 1 से छोटा आएगा जब डिस्टेंस बड़ा हो डिस्प्लेसमेंट के। तो ये दोनों पॉसिबल है, ठीक है। अब बात करते हैं, अ बॉय इज सिटिंग ऑन ए मैरी गो राउंड पे बैठा है ना, एक सर्कल पे मूव करता रहता है मैरी गो राउंड, है ना। ये आप जाते होंगे अगर मेले वेले में तो आपने देखा होगा। विच इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड, जो कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, जो कि स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। दिस मीन्स दैट द बॉय इज एट रेस्ट, या बॉय रेस्ट पे तो मूव कर रहा है ना, मूविंग लिखा है तो रेस्ट पे तो है ही नहीं। मूविंग विथ नो एक्सिलरेशन, पता नहीं, देख लेते हैं। एक्सिलरेशन देखिए हमने बताया था, कभी जिक्र किया था, एक्सिलरेशन दो चीज पे डिपेंड करता है, कि स्पीड पे, एक डायरेक्शन पे, यानी स्पीड और डायरेक्शन दोनों को मिला के बताया जाए तो वेलोसिटी पे। अगर स्पीड कांस्टेंट है और डायरेक्शन बदल रहा है तो बोला जाएगा कि एक्सिलरेटेड मोशन है। कौन सा मोशन है, एक्सिलरेटेड। यदि डायरेक्शन कांस्टेंट है, स्पीड बदल रहा है तो भी एक्सेलरेटेड मोशन है, यदि दोनों बदल रहा है तो भी एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा है। कैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अच्छा सॉरी बी था ना, मूविंग विथ नो एक्सेलरेशन,
लेकिन एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसे एक्सेलरेटेड मोशन है? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन हमारा बदल रहा है, तो ये भी, तो ये कौन सा मोशन हो जाएगा? एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया खत्म। तो यहाँ सी है इन एक्सेलरेटेड मोशन, हाँ है ना, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन में मूव कर रहा है। चौथा लिखते हैं, क्या लिखते हैं साहब कि मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगी? जब उसकी स्पीड न बदले, उसका डायरेक्शन भी न बदले, है ना, उसकी स्पीड न बदले, उसका मैग्नीट्यूड स्पीड का और डायरेक्शन दोनों न बदले, तो उस केस में यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं है। स्पीड तो नहीं बदल रहा है लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है, जिसकी वजह से ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। ये भी गलत हो जाएगा, तो सही आंसर हमारा सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशन द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होगा? इफ द कार इज मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड, जब कार स्ट्रेट रोड पे मूव करे तो हो सकता है ना, होगा ही। या फिर इफ द कार मूविंग ऑन सर्कुलर रोड, सर्कुलर रोड पे देख लेते हैं। अगर सर्कुलर रोड पे बात की जाए तो अगर ये घूम रहा है ना यहाँ से, देखिए घूम करके मान लीजिए यहाँ तक पूछा, इस केस में इसका जो डिस्टेंस होगा, इसका रेडियस अगर आर है तो पाई आर होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 2r होगा। ये तो केस पहले ही रिजेक्ट हो गया, ठीक है, इस केस में इक्वल नहीं होगा। मतलब सर्कुलर मोशन के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होगा, है ना। अब इफ अ पेंडुलम इज मूविंग टू एंड फ्रो का मतलब है ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। हमने जैसे एक पेंडुलम को लिया तो मूव करा दिया, तो ये ऐसे ऐसे मूव करता है ना, ठीक है, ऐसे ऐसे मूव करता है, ठीक है। तो ये क्या है ना, यहाँ पे हर बार वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेकिन जैसे ये मीन पोजीशन पे आएगा, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, जैसे इस पोजीशन पे आएगा उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, इधर जाएगा तो प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस है, मतलब ये होता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों केस में तो कभी बराबर होने वाले नहीं। और प्लैनेट मूव कर रहा है तो ये भी सर्कुलर मोशन है, सन के अराउंड मूव कर रहा है, तो इस केस में भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होगा। तो जब पार्टिकल स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहा होगा तभी ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में इक्वल, ठीक है। अब बात करते हैं द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड टू बी 0.06 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड इज इक्वल टू, तो स्पीड कितना होगा? तो स्पीड को देखिए ये क्या किया है कि किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दिया, तो ठीक है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे किलोमीटर पर आवर में? 0.06 को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाता है किलोमीटर पर आवर। और इसको मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, तो डायरेक्ट करते हैं अगर मल्टीप्लाई, तो 108 टाइम्स में इधर जाएगा और पॉइंट 5, ठीक है, 1.08। अगर इसको अगर हम सॉल्व करें 0.216, ठीक है, तो ये जाएगा 0.216 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हो गया हमारा स्पीड। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। ओके, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट मतलब उसको फ्रीली छोड़ दिया गया है, ठीक है ना, ट्रेवल्स 4.9 मीटर इन 1 सेकेंड, 14.7 मीटर इन 2 सेकेंड, 24.5 मीटर इन थर्ड एंड सो ऑन। दिस डेटा शो दैट द मोशन ऑफ द फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इन द केस, देखिए जब फ्री फॉल ऑब्जेक्ट होता है ना, उसका मोशन होता है एक्सिलरेटेड। कौन सा मोशन होता है? यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन, है ना, यूनिफॉर्म, एक मिनट, कौन सा मोशन होता है? यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन, है ना, यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड। तो कौन सा होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। व्हेन अ कार रन्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विथ यूनिफॉर्म स्पीड इट्स वेलोसिटी इज सेड टू बी चेंजिंग, दिस इज बिकॉज वेलोसिटी, देखिए वो एक कार है सर्कुलर ट्रैक पे घूम रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, तो उसकी वेलोसिटी कब बदलेगी? तो देखिए जानते हैं वेलोसिटी दो चीजों पे डिपेंड करता है, कि स्पीड पे, एक डायरेक्शन पे, जैसे एक्सीलरेशन करता है। अगर स्पीड बदलेगी तो भी वेलोसिटी बदलेगी, डायरेक्शन बदलेगा तो भी वेलोसिटी बदलेगा, लेकिन यहाँ पे ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, लेकिन वेलोसिटी चेंजिंग है तो क्या बदल रहा होगा? डायरेक्शन बदल रहा होगा। यानी कि द कार हैज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन नहीं, द डायरेक्शन ऑफ कार वेरीज कंटिन्यूअसली, ठीक है, ये वेरी कर रहा है कंटिन्यूअसली।
क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। स्पीड और वेलोसिटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर ए, वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज हायर देन इट्स स्पीड। देखिए बात करते हैं तो वेलोसिटी हमारी जो किसी भी बॉडी की या तो इक्वल होती है, या तो इक्वल होती है, या तो इक्वल होती है स्पीड की, या फिर वेलोसिटी हमेशा छोटी होती है स्पीड के। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे हमारा डिस्टेंस हमेशा कभी कभी डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है और कभी कभी से छोटा होता है, तो उसी तरह से वेलोसिटी हमारी स्पीड के कभी कभी इक्वल होती है या फिर कभी कभी छोटी होती है। ठीक है, लेकिन हाँ, कभी भी वेलोसिटी स्पीड से बड़ी नहीं हो सकती। ओके, तो यहाँ पे दिया वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन इट्स स्पीड। तो ऑलवेज हायर होगी वेलोसिटी हमारी, ये तो पहला ही गलत है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी इज ऑलवेज हायर देन इट्स वेलोसिटी। ऑलवेज हायर नहीं हो सकती वेलोसिटी, सॉरी स्पीड हमेशा ऑलवेज हायर नहीं हो सकती, कभी कभी बराबर होती है। वो अलग अलग केसेस में बात होती है कब बराबर होती है। कब बराबर होती है? जब वो स्ट्रेट लाइन में चले और यूनिफॉर्म स्पीड से चले, या जो भी स्ट्रेट लाइन में चले अपना डायरेक्शन न बदले, तब उस केस में वेलोसिटी और स्पीड बराबर होती है ना। तो ये भी गलत है, ऑलवेज नहीं होगा। ठीक है, द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी इज इट्स वेलोसिटी इन द गिवन डायरेक्शन। स्पीड किसी बॉडी का वो वेलोसिटी होता है किसी डायरेक्शन में, ये तो बिल्कुल गलत है। देखिए अब बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी, ये ही सही बचा, ये बचा तो यही सही है। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है हमारा स्पीड इन द गिवन डायरेक्शन, स्पीड इन गिवन डायरेक्शन, है ना, न कि स्पीड होता है वेलोसिटी इन द गिवन डायरेक्शन, है ना। स्पीड में डायरेक्शन ही नहीं होता। ठीक है, तो ये वाला याद रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन समथिंग बी जीरो फॉर अ मूविंग बॉडी। किसी मूविंग बॉडी के लिए इनमें से कौन जीरो होगा? तो एवरेज वेलोसिटी, हाँ एवरेज वेलोसिटी जीरो होगा। कब? जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, है ना। ठीक है, तो ये हो सकता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड जीरो नहीं होता है। एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड भी जीरो नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। तो फर्स्ट और फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ, एवरेज वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। ठीक है ना। कब होता है? जहां से चले वहीं पहुंच गए, तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। ठीक है ना। कब? इसको लिख लेते हैं। ठीक है, व्हेन अ बॉडी रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन पे अगर वापस आ जाए, एवरेज वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों जीरो होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कलर चेंज करते हैं यहाँ पे। व्हेन अ कार ड्राइवर ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इस स्पीड से चल रहा है, मतलब यही उसकी इनिशियल स्पीड होगी। इनिशियली वो इस स्पीड से चल रहा है। अप्लाई ब्रेक्स, ब्रेक्स अप्लाई करता है एंड ब्रिंग कार टू रेस्ट, और कार आके रुक जाती है इन 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड में रुक जाती है। देन द रिटार्डेशन ऑफ द कार विल बी, कार का रिटार्डेशन कितना होगा? देखिए रिटार्डेशन होगा तो रिटार्डेशन कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही नेग्लेक्ट हो जाएंगे। ए और डी को हम पहले ही कट कर लेंगे, क्योंकि ये और दोनों ऑप्शन होंगे नहीं। अब बात आती है बी और सी में कौन सा होगा, तो इसको हम फाइंड कर लेते हैं। देखिए हमको दिया क्या गया, इनिशियली जो वेलोसिटी है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, और फाइनली जाके रुक जा रहा है, यानी कि फाइनली उसकी वेलोसिटी जीरो, और टाइम है हमारा 20 सेकेंड। ठीक है, हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन होता है ए इक्वल्स टू बी माइनस सी अपॉन टी, एक्सेलरेशन इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन टी। बी कितना गया, कितना है, जीरो, और ये है 10/2, यानी अगर बात किया जाए तो -10/2, और ये हो जाएगा हमारा 5 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे 20 है, ठीक है, 20, ये इधर का कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, द फॉलोइंग कुड नॉट बी द स्पीड, बी यूनिट ऑफ स्पीड। कौन सा इसमें स्पीड का यूनिट नहीं है? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम,
डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, स्पीड। डिस्टेंस यानी ऊपर होना चाहिए मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नीचे सेकेंड। देखिए तो ये तो है, ठीक है ना, लेकिन इसमें पूछा कौन सा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये कौन सा नहीं है स्पीड की यूनिट, ये तो है। देखिए ऊपर किलोमीटर अपॉन आवर, ठीक है ये है। और कौन कौन सी नहीं है, देखिए बी सेंटीमीटर पर मिनट है ना, तो सॉरी सेकेंड पर मिनट, सेकेंड पर मिनट, तो ये डिस्टेंस को कभी सेकेंड में मेजर नहीं किया जाता, तो ये वाली स्पीड की यूनिट नहीं है। मीटर पर सेकेंड है ना, क्योंकि मीटर आता है ऊपर, यानी मीटर का मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस में मेजर करने वाली यूनिट है, और टाइम को सेकेंड में, मिलीमीटर को डिस्टेंस में, तो डिस्टेंस को मिलीमीटर में भी मेजर करते हैं और टाइम को सेकेंड में भी मेजर करते हैं। तो ये 11th का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड, हाँ देखिए स्पीड हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये कौन सी क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन का यूनिट क्या क्या होता है, देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर पर आर स्क्वायर, या सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये सब होता है। मतलब जो टाइम का यूनिट होता है वो स्क्वायर टाइम्स आता है। देखिए यहाँ पे भी सही है, किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में कि कौन सा नहीं है ना, उनको जो है वो नहीं बताना है, कौन सा नहीं है वो बताना है। तो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होता है, और किलोमीटर पर सेकेंड ये, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाए। कौन सा नहीं है, तो यही वाला नहीं। पार्टिकल, क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस आर है, इस पे मूव कर रहा है कोई पार्टिकल्स। देन द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ सर्कल कुड बी, आधे सर्कल के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो आधा सर्कल चलेगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डायमीटर के बराबर, और डायमीटर कितना होता है 2r है ना, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2r है ना, 2r, तो 2r। ओके, आगे चलते हैं। बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, ठीक है, विथ वेलोसिटी u वेलोसिटी से उसको ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। ओके, ये पूछा है कि द ग्रेटेस्ट हाइट h टू विच इट विल राइज इज, कितना हाइट तक वो राइज करेगा। ओके, वो कितना हाइट तक राइज करेगा। तो देखिए जब किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं ना, तो नीचे की तरफ एक एक्सीलरेशन लगता है, जिसको उस एक्सीलरेशन का नाम है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और अर्थ लगाती है ना, तो उस केस में एक्सीलरेशन g लगता है। अब ये क्या है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इतना ध्यान रखिए। ठीक है, तो जब हम किसी पार्टिकल्स को ऊपर की तरफ, किसी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, तो जैसे मान लीजिए हमने इसको यहाँ से ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो पहला एक है कि नीचे की तरफ एक एक्सीलरेशन लगेगा जिसका नाम है g। दूसरी चीज ये है कि जब जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाएगा उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, और वो क्या करेगा, एक ऐसे डिस्टेंस पे जाके धीरे धीरे कम होती जाएगी, और कुछ दूर पे जाके वो उसका वेलोसिटी हो जाएगा 0, मतलब सबसे टॉप पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो उस टॉप पे उसके बाद और डिस्टेंस कवर नहीं कर सकता, तो यही उसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, है ना, वो इसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। और हमको मैक्सिमम हाइट यानी ये डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमको मालूम है कि डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, u इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया, u इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया है, और फाइनली उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो उसकी हाइट हमको फाइंड करनी है, और एक्सीलरेशन हमको मालूम है। ठीक है, तो देखिए हम फाइंड कैसे करते हैं, हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे h दिया गया है, g है, u है, यानी कि हमारे पास ये है s की बात करें तो ये s हो गया, हमारा एक्सीलरेशन ये हो गया, इनिशियल फाइनल हो गया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का अगर इस्तेमाल करें, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, as क्या होता है as। ओके, as, क्योंकि जो एक्सीलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है और वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो वेलोसिटी घटेगी, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन माइनस g होगा, कितना होगा, माइनस टाइम्स ऑफ g, क्योंकि एक्सीलरेशन नीचे है
और हमेशा हम अब जानेंगे साइन कन्वेंशन में हमेशा ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया जाता है, नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव लिया जाता है। तो एक्सीलरेशन नीचे की तरफ काम कर रहा है ना, तो नेगेटिव। जैसे हम बताए थे डिस्प्लेसमेंट में, जब हमने पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ा था या पोजीशन जब पढ़ा था किसी पार्टिकल का, तो उसमें हमने बताया था कि जब पार्टिकल आगे की तरफ चलता है राइट हैंड साइड की तरफ, तो उसको प्लस लिया जाता है, प्लस कंसिडर किया जाता है उसके मैग्नीट्यूड के साथ, और डायरेक्शन दिखाने के लिए जब लेफ्ट साइड चलता है तो माइनस, और ऊपर चलता है तो प्लस, नीचे चलता है तो माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, माइनस। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी है 0 इज इक्वल टू यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है, माइनस जी इंटू एस कितने हाइट तक गया है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो एच हमको यही एच फाइंड करना है। तो इसको इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस जी एच, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, और एच कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई 2g, ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगी इसकी। तो यू स्क्वायर बाई 2g कौन सा आंसर है, यू स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इस क्वेश्चन को हम ग्रेविटेशन चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, ये देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पे, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ द डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज। ठीक है, तो ये हमने देखा था कितना होता है, इक्वल और लेस देन 1, इक्वल टू 1 और लेस देन 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम्स। ठीक है, जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, किसके प्रोपोर्शनल है, टाइम के स्क्वायर के टाइम प्रोपोर्शनल है। ठीक ना, देन द ऑब्जेक्ट मूविंग विथ, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, या डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, तो इसको हमको बताना है। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं इसको। अगर हम इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है ना, इस प्रोपोर्शनल को अगर हम हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा के टी स्क्वायर। ठीक है, के टी स्क्वायर है ना, लेकिन के नहीं आता है एक्चुअली में, यहाँ पे आता है ए एक्सीलरेशन। ठीक है, ए टी स्क्वायर। ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट है और ये ए टी स्क्वायर। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन टी स्क्वायर, डी अपॉन टी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, जो ये है ना ए अपॉन टी स्क्वायर, इसको मीटर में मेजर करते हैं, इसको सेकेंड स्क्वायर में, ये एक्सीलरेशन को देता है ना। अगर हम के की बात भी करें, यहाँ पे के पुट करके करें, हमको इसी के को बताना है कि ये के होगा क्या। ठीक है, ऑब्जेक्ट इससे मूव करेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा या एक्सेलरेशन से मूव करेगा, तो क्या है, टी अपॉन, जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाते जाएंगे डिस्टेंस उसका स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा। ठीक है ना, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, एक्सेलरेशन को। ठीक है, तो ये इसका याद रखिएगा, जब हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो तो वो इंडिकेट करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन बी हमारा सही है, याद रखिएगा इसको। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। फ्रॉम द गिवन वीटी ग्राफ, इस वीटी ग्राफ में इट कैन बी इन्फरेड दैट द ऑब्जेक्ट इज, ये क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये जो ग्राफ है ये क्या दिखाता है, क्या शो कर रहा है। ठीक है ना, तो क्या शो कर रहा है, इन यूनिफॉर्म मोशन, कि द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये यूनिफॉर्म मोशन में है, या एट रेस्ट है, या रुका हुआ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। देखिए यहाँ पे इसको देखते हैं, तो वेलोसिटी देखिए टाइम के साथ साथ, अगर टाइम हम इंक्रीज करते जा रहे हैं तो वेलोसिटी में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, वेलोसिटी उतनी है, नहीं वेलोसिटी बढ़ रही ना घट रही, वेलोसिटी उतनी है। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब यहाँ पे स्पीड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा, तो मतलब ये हुआ ना, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब स्पीड और डायरेक्शन दोनों में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। जब स्पीड और डायरेक्शन दोनों में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो ये कौन सा मोशन है, ये यूनिफॉर्म मोशन, रेस्ट पे तो नहीं है, स्पीड है लेकिन स्पीड है। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन में भी कोई बदलाव नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ये यूनिफॉर्म मोशन। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सपोज अ बॉय इज एंजॉयिंग द राइड ऑन ए मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड वही बताया था हमने, जैसे कि आप जाते हैं फेयर वेयर में, मेले वाले में, तो जो उस पर घुमाता है चारों तरफ आपको बैठा के फिर घुमाएगा। ठीक है ना, वही मैरी गो राउंड है।
is moving with a constant speed of 10 मीटर पर सेकेंड, इट implies that the boy is। तो ये इससे क्या मतलब चलता है कि आप कांस्टेंट स्पीड से उस मैरी गो राउंड पे मूव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप रेस्ट पे मूव कर रहे हैं, तो रेस्ट पे हो ही नहीं सकते हैं। मूव विथ नो एक्सेलरेशन, ऐसा होता ही नहीं है ना। जब भी हम मूव करते हैं सर्कुलर पाथ में, तो हमारा सर्कुलर पाथ में अगर मूव करते हैं कांस्टेंट स्पीड से, तो वो जो एक्सेलरेशन होता है वो सॉरी जो मोशन होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। सर्कल में अगर कांस्टेंट स्पीड से अगर हम मूव करें, ठीक है, तो या किसी स्पीड से हम मूव करें तो वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। अगर सर्कल में हम मूव कर ही रहे हैं, इस कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, चाहे वेरिएबल स्पीड से, तो हमारा सर्कुल एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ठीक है, बात करते हैं एरिया अंडर वीटी ग्राफ। ध्यान रखिएगा, वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है हमको, पहले यहाँ पे बता देते हैं, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। तो क्या पूछा यहाँ पे, द एरिया अंडर अ वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी। किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिसका यूनिट क्या होगा। तो किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। उसका क्या नाम है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, उसकी यूनिट हो जाएगी मीटर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, 4 कार ए बी सी डी, देखिए ए बी सी डी आर मूविंग ऑन अ लेवल रोड, एक लेवल रोड पे मूव कर रही है। ठीक है, डियर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ एस इन फिगर, इनका डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ दे दिया गया है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, हमको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ठीक है, क्या दिया है कि कार ए इज फास्टर देन डी, कार बी इज स्लोएस्ट, कार सी इज फास्टर देन सी, कार सी इज स्लोएस्ट। ठीक है, हमको ये इसी में से करेक्ट स्टेटमेंट को क्या करना है, चूज करना है। अब देखिए ध्यान से, डिस्टेंस और टाइम का जो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का जो स्लोप हमें देता है, स्लोप क्या देता है, इसका स्लोप हमें क्या देता है, स्लोप हमें देता है स्पीड। ठीक है, स्लोप मतलब ढलान, जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा। ए बी सी डी, ए बी सी डी में इन सब में सबसे जो ज्यादा स्लोप किसका है, सी, सी सबसे फास्टेस्ट है, फास्टेस्ट है। फिर डी जो है वो सी से स्लोवेस्ट है। फिर उसके बाद में कौन है, सी, फिर डी, फिर ए, फिर बी, यानी बी सबसे स्लोवेस्ट है, ये स्लोवेस्ट है, स्लोवेस्ट, और ये सी क्या है, फास्टेस्ट। ठीक है, तो यहां पे देखिए ए इज फास्टर देन डी, ए डी से फास्टर है जी नहीं, ए जो है ना वो स्लोअर, देखिए स्लोअर, ए का क्योंकि स्लोप कम है, डी का ज्यादा है, तो ए स्लोअर है डी से, ये तो करेक्ट नहीं है। कार बी इज स्लोएस्ट, कार जो बी है सबसे स्लो चल रही है, यस ये सही है। कार डी इज फास्टर देन सी, कार डी सी से फास्टर है, तो देखिए डी का स्लोप कम है, सी का ज्यादा है, तो ये भी गलत बात है, कार डी फास्टर नहीं है, कार डी स्लोअर। कार सी इज स्लोएस्ट, नहीं, कार सी इज फास्टेस्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट करेक्टली। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट, लेकिन मोशन होना चाहिए, है ना, यूनिफॉर्म मोशन। देखिए यहाँ पे ये भी एक, देखिए तो स्ट्रेट होता है ना, ठीक है, तो पहले बी और सी तो पहले ही कैंसिल आउट हो गया, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ए और डी। लेकिन हमको बोला है कि मोशन में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ जो डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ का जो स्लोप होता है वो स्पीड देता है, और इस स्पीड का जो स्लोप है, या ये जो स्लोप है ना, स्लोप टाइम एक्सिस के पैरेलल है, यानी हमारी स्पीड इस केस में 0 है। इस केस में कोई मोशन हो ही नहीं रहा, इस केस में क्या है, रेस्ट पे, क्या है, रेस्ट पे है ना, रेस्ट पे, तो ये तो भी कैंसिल हो गया, है ना। क्या होगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, ये वाला होगा। ध्यान रखिएगा, ये स्पीड इसकी 0 है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें स्पीड देता है, और स्लोप 0 है तो स्पीड भी हमारी क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ मोशन की बात कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहा है, तो ये क्या है, ये 22 का ए। आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स।
वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें याद करिए क्या देता है, क्या देता है, एक्सेलरेशन, क्या देता है, एक्सेलरेशन, याद है आपको, एक्सेलरेशन देता, तो सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशन द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल, इन किस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है शायद, तो इफ द कार इज मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड, इस केस में होगा, सर्कुलर पे चलेगी तो नहीं होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होता है, ये इस केस में भी नहीं होता है, पेंडुलम टू और फ्लो मोशन करता है तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट प्लस ए माइनस एक आता है जिसको कि आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से, और द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, तो सर्कुलर पाथ में तो जानते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होता है। ओके, तो ये दोनों, ये तीनों गलत है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। बस इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर, मतलब कि इनिशियली उसकी स्पीड इतनी थी, फाइनली इतनी हो गई 10 सेकंड में। ठीक है, 25 को यहाँ पे अगर सॉल्व करना शुरू करें तो इनिशियली उसकी स्पीड कितनी थी, 36 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो 36 5/18 दैट इज 2, यानी 10 मीटर पर सेकंड। फाइनली अगर स्पीड की बात करें तो फाइनली स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बात करें 72 इंटू 5/18 तो 4 टाइम्स में, यानी 20 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन की टाइम की बात करें तो टाइम इसने कितना लिया, टाइम लिया 10 सेकेंड। एक्सीलरेशन की बात कर लेते हैं। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी है 20, इनिशियल वेलोसिटी 10, टाइम 10, यानी कि 10/10 यानी 1, कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। अ बस मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एट 20 मीटर पर सेकेंड अंडरगो एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आफ्टर 2 सेकेंड, इट्स स्पीड विल बी। ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। इनिशियली उसकी स्पीड कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम 0 था तो उसकी स्पीड कितनी थी, 20 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन का मतलब, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होने का मतलब ये है, इसका होने का मतलब ये, देखिए कलर चेंज कर लिया जाए ताकि आपको पता रहे कि ये 26 क्वेश्चन है। ठीक है, कितना था ये इनिशियली, टाइम जब 0 था तो इसकी स्पीड, इसको हमारे अगर अच्छी तरीके से कलर चेंज करके लिख लें तो देखिए, अगर टाइम 0 था, मतलब टाइम इनिशियली बात की जा रही तो वो मूव कर रहा था, उस केस में उसका स्पीड था 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसका एक्सेलरेशन कितना है, उसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इन एवरी सेकेंड इट्स स्पीड इंक्रीजेज बाई 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड हर सेकेंड में इसकी स्पीड बढ़ रही है, मतलब एक सेकेंड बाद कितनी हो जाएगी, सेकेंड बाद हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगी ना, तो 24 हो जाएगी। फिर एक सेकेंड बाद और कितनी हो जाएगी, 28 मीटर पर सेकेंड। हमको 2 सेकेंड बाद ही पूछा था तो हो जाएगा 28 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते थे हम, और हम क्या कर सकते थे, इक्वेशन ऑफ मोशन के हेल्प से भी इसको निकाल सकते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है, इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके भी आप निकाल सकते हैं। कैसे, इनिशियली इसकी स्पीड कितनी है, इनिशियल स्पीड कितनी है, कहाँ पे करें इसको, हम यहाँ पे कर देते हैं। इनिशियल स्पीड कितनी है इसकी 20, और एक्सेलरेशन है 4, टाइम है 2, तो फाइनल वेलोसिटी इसका पूछा है, फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो vf20 प्लस 4 इंटू टी, 4 इंटू 2 है ना, ए एक्सेलरेशन 4 है और टाइम इसने कितना लिया 2, तो यानी कितना हो जाएगा 20। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, 28 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स, स्पीड और टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देता है वही स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप देता है, क्या देता है हमारा एक्सेल, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। द एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड और टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया
रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी, फिर से लगता है क्वेश्चन रिपीट हुआ है, विच हैज अ यूनिट ऑफ, है ना। तो स्पीड और टाइम के ग्राफ में जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है वो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस से ही मिलता है। और जो फिजिकल क्वांटिटी मिला उसका यूनिट क्या होता है, तो उसका यूनिट होता है मीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। द if the displacement of an object is proportional to square times square of time का स्क्वायर है, then the object is moving with यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो इसका हमने देखा था जब ये ऐसा हो जाए तो क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से कोई बॉडी मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर, ठीक है, कैसे हुआ देखिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और यहाँ पे दिया गया टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं, वहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर तो मल्टीप्लाई कर देंगे इधर ले जाके, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए, एक मिनट, अभी हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमने इसको फिर से लिखा था, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 8 टाइम का स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनल तब आएगा जब हमारा ये वाला क्वांटिटी कांस्टेंट होगा। कौन सा, ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट या फिर बोले तो यूनिफॉर्म। ये कब होगा प्रोपोर्शनल, जब यूनिफॉर्म होगा, तो यूनिफॉर्म होगा तो ये इसके प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर के। वही चीज है, ये क्वेश्चन में दिया गया था कि डिस्प्लेसमेंट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आप समझ गए होंगे, तो यानी नंबर 20 करेक्ट। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली नॉट अ केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कौन सा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस नहीं। पहला है मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये तो है, ठीक है, ये तो है, मतलब कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। ठीक है, कौन सा नहीं है, मोशन ऑफ अ टॉय ट्रेन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, मोशन ऑफ अ कार रेसिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, तो देखते हैं मोशन ऑफ आर्स एंड ऑन अ डायल ऑफ अ क्लॉक। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा नहीं होगा, देखिए इसमें कौन सा नहीं होगा, ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है एकदम कंफर्म 100%। और ये जो, क्योंकि अर्थ हमारे सन के चारों तरफ यूनिफॉर्म मोशन करती है। ठीक है, और आर्स हैंड जो होता है घड़ी का, वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, ये तो आप देख चुके हैं। मोशन ऑफ अ टॉय ट्रेन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, अगर एक बार चाबी लगा के या उसको स्टार्ट करके छोड़ दिया जाए, वो जो टॉय ट्रेन होती है सर्कुलर ट्रैक पे, वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है ना। ये भी हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है, लेकिन पूछा है कौन सा नहीं है ना, कौन सा नहीं है। तो ए है, बी है, सी है, ये तो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, लेकिन कौन सा नहीं करता है ऑप्शन, क्योंकि कहीं सर्कुलर ट्रैक पे कहीं जाके स्पीड ज्यादा हो जाती है, कहीं कम हो जाता है ना। ये क्वेश्चन नंबर 31 है, अ कार ऑफ मास 1000 kg is moving with a velocity of 10 meter per second. If the velocity time graph of the car is horizontal parallel to time axis के parallel। देखिए velocity time graph, ये velocity और time graph का जो स्लोप है ना, तो क्या दिया है यहाँ, if the velocity time graph for the this car is horizontal line जो कि पैरेलल है टाइम एक्सिस के। टाइम एक्सिस के पैरेलल का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी बढ़ नहीं रही ना, वेलोसिटी बढ़ रही ना घट रही, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। ये चीज आप जान चुके हैं, पहले आपने देख लिया है। देन द वेलोसिटी ऑफ द कार एट द एंड ऑफ 25 सेकेंड, 25 सेकेंड के बाद, 25 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो 25 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड है ना, तो 10 मीटर पर सेकेंड ही होगी। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। कैसे मालूम चला, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ये जो लाइन है ना, जो जो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी जो स्लोप है, वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 32 क्वेश्चन चलते हैं। अ मोटरसाइकिल इज बीइंग ड्राइवन एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो ड्राइव कर रहा है। व्हेन brakes are applied to bring
इट टू रेस्ट इन 5 सेकेंड। मतलब इनिशियली उसकी स्पीड जो थी, इनिशियली उसकी स्पीड कितनी थी मोटरसाइकिल की, वो है 20 मीटर पर सेकेंड, और 5 सेकेंड बाद वो आके रुक जा रहा है, फाइनली वो रुक गया। टाइम कितना है, 5 सेकेंड लिया उसने रुकने में, ठीक ना। तो डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, डी एक्सेलरेशन का मतलब कि नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन है ना, यानी कि रिटार्डेशन होगा, क्योंकि बाइक आके या सॉरी मोटरसाइकिल आके रुक रही है तो रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन के केस में जो हमारा मैग्नीट्यूड आएगा वो प्लस के साथ नहीं बल्कि माइनस के साथ आए, तो ये पहले ही कैंसिल आउट हो जाएगा। अब कितना आएगा क्या आएगा उसको देख लेते हैं। तो हमको रिटार्डेशन फाइंड करना है, तो ए इज इक्वल्स टू बी माइनस यू अपॉन टी, बी माइनस यू अपॉन टी, बी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो बी कितना है हमारा 0 माइनस 20 अपॉन 5। अगर इसको सॉल्व कर लीजिए आप तो माइनस 20 अपॉन 5 यानी -4 टाइम्स में जाएगा ना, ये जीरो का कोई महत्व तो है नहीं, है ना, जीरो हटा दें कितना हो जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा डी एक्सेलरेशन, ये क्या हमारा डी एक्सेलरेशन, यहाँ पे डी एक्सेलरेशन, ठीक है, डी एक्सेलरेशन है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। अ स्प्रिंटर इज रनिंग अलोंग अ सर्कमफरेंस ऑफ अ बिग स्पोर्ट स्टेडियम विथ कांस्टेंट स्पीड, है ना। एक स्प्रिंटर एक रनर है या जो भी बोले, वो एथलीट है, वो मूव कर रन क्या कर रहा है, रनिंग कर रहा है एक बहुत बड़े स्टेडियम के, क्या स्टेडियम है, सरकमफेरेंस पे, है ना। ये मान लीजिए स्टेडियम है, सरकमफेरेंस पे क्या कर रहा है, रन कर रहा है, ठीक है। स्टेडियम थोड़ा गड़बड़ बन गया, ठीक है। ये स्टेडियम जो भी स्टेडियम हो, सरकमफेरेंस पे वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक चेंजिंग इन दिस केस, कौन सा चेंज होगा। पहला, मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन बीइंग प्रोड्यूस, मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। पहला ये दिया है, कहाँ टिक लगाने लगे यार, ठीक है। बी क्या क्वेश्चन में कर रहा है कि डिस्टेंस कवर बाय द स्प्रिंटर पर सेकेंड, ये चेंज होगा, मतलब अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन चेंज होगा, कि डिस्टेंस कवर चेंज होगा, कि द डायरेक्शन इन विच द स्प्रिंटर इज रनिंग, या स्प्रिंटर जिस डायरेक्शन में रन कर रहा है वो चेंज होगा, या फिर सेंटीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंट, या फिर जो सेंटीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है वो, ठीक है। देखिए ध्यान से, एक्ट कर रहा है जो सेंटीपिटल फोर्स वो चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, ये पहले बाद में बात करेंगे, पहले देखते हैं क्वेश्चन में चलते हैं। एक बार फिर बोला गया यहाँ पे कि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, यानी कांस्टेंट स्पीड से मूव करने का मतलब ये है उसका डिस्टेंस पर सेकेंड वो फिक्स है, हर सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो फिक्स है, तो ये चेंज नहीं हो, भी हमारा चेंज नहीं हो, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब पर सेकेंड में जो स्पीड है वो फिक्स है, कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। ये तो नहीं हो सकता। देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंटर ना, ये चेंज नहीं होगा ना, ये कांस्टेंट है, क्योंकि अगर इस कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो ये भी कांस्टेंट होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो ये दोनों तो पहले ही उड़ गए, मतलब हटा दिए गए। अब बोला है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड अभी तक, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो हमारा जो मैग्नीट्यूड भी होगा वो भी कांस्टेंट होगा, वो भी क्या होगा हमारा कांस्टेंट, ठीक है, वो भी क्या होगा हमारा कांस्टेंट। क्या चेंज करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, सीधी सी बात। सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, स्पीड कांस्टेंट है तो उसका डायरेक्शन ही चेंज होगा ना, है ना। हाँ, डायरेक्शन उसका चेंज होता रहेगा कंटिन्यूअसली। फिर क्या कर रहा है कि 34 क्वेश्चन कर रहा है कि इन द स्पीड टाइम ग्राफ, ये स्पीड टाइम ग्राफ है फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखाया गया है, द पार्ट विच इंडिकेट यूनिफॉर्म डिसेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो नेगेटिव एक्सेलरेशन को दिखाता हो, है ना। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब अगर स्पीड टाइम ग्राफ है तो नेगेटिव दिखाने वाला मतलब अगर उस पर बॉल प्लेस करें तो वो बॉल जाएगा प्लस एक्स एक्सिस की तरफ। तो यहाँ पे अगर हम बॉल छोड़ दें तो बॉल किधर जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, इधर चला जाएगा, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा। यहाँ पे बॉल जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, यहाँ पे भी पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यहाँ पे एक्सेलरेशन इस केस से प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है,
और इस केस में माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, अरे सॉरी इस केस में माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, क्यू आर के केस में, है ना। अगर आर एस का केस देखें, यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, वैसे भी स्लोप क्या हमारा नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव फाइंड करने का एक तो और तरीका बताया था हमने कि अगर यहाँ पे बॉल को अगर आप प्लेस करेंगे तो बॉल अगर प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी, कहने का मतलब होगा स्लोप हमारा नेगेटिव होगा। अगर बॉल माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी तो हमारा स्लोप होगा वो, ठीक है। तो कौन सा नेगेटिव को स्लोप कौन सा नेगेटिव को शो कर रहा है, स्लोप नेगेटिव यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव है ना, स्लोप नेगेटिव यानी एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। तो कौन हमारा शो कर रहा है, यानी आर एस, ठीक है। A student draw distance time graph, अच्छा ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ किया फॉर मूविंग स्कूटर एंड फाइंड दैट अ सेक्शन ऑफ ग्राफ इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है ना। तो एक स्टूडेंट था, उसने डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्लोप किया और पाया यह कि जो ग्राफ का जो सेक्शन है वो इसके पैरेलल जा रहा है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल, यानी ये हमारा था डिस्टेंस, ये था हमारा टाइम, ये पैरेलल है किसके, टाइम एक्सिस के, ठीक है। The following conclusion is correct about this section of the graph। इस ग्राफ के सेक्शन के बारे में कौन सा पॉइंट करेक्ट है ये देखते हैं पॉइंट पे पहले। द स्कूटर हैज यूनिफॉर्म स्पीड, क्या ये यूनिफॉर्म स्पीड है, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम का ये जो स्लोप, ये स्लोप ही नहीं दिखा रहा है, ये स्लोप है, स्लोप जीरो है, स्लोप जीरो यानी स्पीड जीरो है, स्पीड जीरो का मतलब बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी क्या है, रेस्ट पे, एट रेस्ट पे। The scooter has uniform speed, गलत। The distance traveled by the scooter in maximum in this section, distance travel ही कहाँ कर रहा है, तो रुका हुआ है यार, क्या होगा यहाँ पे बी बी गलत है, ठीक है, क्योंकि इस इंटरवल में कोई डिस्टेंस उसने ट्रेवल नहीं किया है, ध्यान देखिए कोई डिस्टेंस उसने ट्रेवल नहीं किया है ना, रेस्ट पे है ना भाई, तो रेस्ट पे है तो कहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया ना मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया उसने, जीरो, ध्यान रखिएगा जीरो, तो ऑप्शन नंबर 35 करेक्ट। रेस्ट पे है तो इस टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, सिंपल सी बात है जीरो, कोई डिस्टेंस ही नहीं ट्रेवल किया, ठीक है। अब आते हैं बात करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। ये सब क्वेश्चन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हमने थियरी पढ़ी उसका कंसेप्ट हमें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो 36 क्वेश्चन है, इज डिस्प्लेसमेंट अ स्केलर क्वांटिटी, क्या डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी होता है, तो ये होता है कि नहीं होता, आंसर है नो, आंसर क्या है नो, ये स्केलर क्वांटिटी नहीं होता है, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होता है, ठीक ना। स्टेट वेदर डिस्टेंस इज ए स्केलर और वेक्टर, बताना है कि डिस्टेंस स्केलर है या वेक्टर है, तो डिस्टेंस हमारा क्या है, स्केलर, ये है कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ओके। क्वेश्चन नंबर 38, चेंज द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर, तो 6 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हमारी स्पीड दी गई है 6 मीटर पर सेकेंड, है ना, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाता है किलोमीटर पर आवर, इसको कर देंगे तो 108.5 किलोमीटर पर आवर, अगर इसको चेंज करेंगे डेसिमल में तो 21.6 किलोमीटर, ओके। 39, what name is given to the speed in a specified direction, या स्पीड इन ए गिवन डायरेक्शन, जब स्पीड किसी एक गिवन डायरेक्शन में हो तो उसको क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं वेलोसिटी, क्या नाम देते हैं, वेलोसिटी। गिव टू एग्जांपल ऑफ अ बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एग्जांपल देना है, तो पहला एग्जांपल मोशन ऑफ ए ट्रेन, मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन ट्रैक, ऑन इट्स ट्रैक। सेकेंड हो गया मोशन ऑफ अ कार, मोशन ऑफ अ कार, ठीक, ये सब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 41, नेम द फिजिकल क्वांटिटी, हमें ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को बताना है, ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम, बाय टाइम टेकन टू दैट डिस्टेंस, मतलब कि हमें एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी चाहिए जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन होता है, तो कौन सी होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी स्पीड, ओके, स्पीड इज दैट फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट डू द फॉलोइंग मेजर इन द कार, ना कार में ये दोनों क्या मेजर करते हैं, तो स्पीडोमीटर मेजर करता है इंस्टेंटेनियस स्पीड,
इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। और ओडोमीटर क्या मेजर करता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ओके। ओडोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल मेजर करता है और स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड, ओके। क्वेश्चन नंबर 43, नेम द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच गिव्स अस एन आइडिया हाउ स्लो और फास्ट अ बॉडी इज मूविंग। कोई बॉडी कितनी तेज या कितनी स्लो चल रही है, ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमें आइडिया देती है? तो ये है स्पीड। स्पीड स्पीड ही बताती है कि कोई बॉडी कितना तेज या कितना स्लो चल रही है। क्वेश्चन नंबर 44, अंडर व्हाट कंडीशन कैन अ बॉडी ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस एंड येट इट्स रिजल्टेंट बी जीरो। किस कंडीशन में कोई बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर करती है लेकिन उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो होता है? तो जब वो इनिशियल पोजीशन पे रिटर्न करके वापस आ जाए या स्टार्टिंग पोजीशन पे वापस आ जाए। तो व्हेन द बॉडी रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन, रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन या स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, वहां पे वापस आ जाए तो उसकी डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ कवर करेगा लेकिन उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, ठीक है। इन एडिशन टू स्पीड व्हाट एल्स should we know to predict the position of a moving body? स्पीड के अलावा क्या चाहिए कि हम किसी बॉडी का पोजीशन बता सकें, है ना, किसी मूविंग बॉडी का पोजीशन बता सकें। तो स्पीड के अलावा उसके क्या चाहिए? डायरेक्शन, है ना। स्पीड के अलावा क्या चाहिए? वो डायरेक्शन चाहिए जो कि बता सके। तो डायरेक्शन किसकी? डायरेक्शन ऑफ स्पीड, किस डायरेक्शन में चल रहा है मूविंग बॉडी, किस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन में, तभी हम पोजीशन को प्रेडिक्ट कर पाएंगे, ओके। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन इज अ बॉडी सेड टू बी हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब कहा जाएगा? व्हेन अ बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time in a given direction, ठीक। तभी डिस्टेंस और तभी जो बॉडी होगी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कही जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, अंडर विच कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कब इक्वल होगी? when the body moves on a straight line, when the body moves on a straight line, ओके। जब एक स्ट्रेट लाइन पे चलेगी या स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलेगी तब उसका क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द टू कैन बी जीरो अंडर सर्टेन कंडीशन? एवरेज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी और एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी। किसी एक सर्टेन कंडीशन में एवरेज स्पीड किसी मूविंग बॉडी की जीरो होगी या एवरेज वेलोसिटी? तो इन दोनों में से कौन जीरो होगा? तो एवरेज स्पीड जीरो नहीं होती है, एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है ना। और किस कंडीशन में होती है? जब ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाए। तो क्या होगा इसका आंसर? एवरेज वेलोसिटी। इसका आंसर हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, ओके। आगे चलते हैं। Give an example of a situation in which a body has certain average speed but its average velocity is zero. एक ऐसा एग्जांपल लीजिए कि एक बॉडी कुछ सर्टेन उसकी कुछ ना कुछ एवरेज स्पीड हो लेकिन उसकी एवरेज वेलोसिटी जीरो, है ना। देखिए क्या होगा, जब किसी बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाता है, मतलब उसको ऊपर फेंका जाता है, तो वापस से अगर वो वापस आता है उसी पॉइंट पे, इस केस में हमारी एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो जीरो होती है लेकिन एवरेज स्पीड कुछ ना कुछ होती है, ठीक है ना। तो इसको लिख लेते हैं व्हेन, ठीक है, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड इट रिटर्न्स टू स्टार्टिंग पॉइंट देन इट्स एवरेज स्पीड इज नॉन जीरो बट एवरेज वेलोसिटी इज जीरो, ठीक है। जब उसको ऊपर फेंका जाता है और वापस से वो अपनी पोजीशन पे वापस आती है तो उस केस में उसकी एवरेज स्पीड जीरो नहीं होती है जबकि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? जीरो होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी?
जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी ना, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने का मतलब चेंज इन वेलोसिटी कितना है? वेलोसिटी में बदलाव नहीं हो रहा है, तो जितनी वेलोसिटी से इनिशियली थी उतनी फाइनली उसकी वेलोसिटी है। इसके कहने का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी जीरो, तो एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा हमारा? जीरो हो जाएगा। ओके, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा हमारा? जीरो। ओके, या फिर लिख लें जीरो ऐसे। 51, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन? तो रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। एक मिनट, रिटार्डेशन और डिक्सेलरेशन, डिसेलरेशन, है ना। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड किसकी एसआई यूनिट होती है? स्पीड या वेलोसिटी की, स्पीड या वेलोसिटी की। बी क्या बोल रहा है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये किसकी होती है? ये स्क्वायर, है ना। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये किसकी है? एक्सेलरेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज एग्जिबिटेड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी? कैसा मोशन करती है? तो एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सा एक्सेलरेटेड मोशन रहेगा? ये यूनिफॉर्म ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। फ्री फॉलिंग बॉडी, है ना, किसी बॉडी को ऊपर से छोड़ दिया जाए, वो फ्रीली फॉल कर रही है, तो उसका जो मोशन होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है। इसको अच्छी तरीके से हम लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, अब बात करते हैं अगला, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रिटार्डेशन? रिटार्डेशन की एसआई यूनिट, तो जो एक्सेलरेशन की होती है वही रिटार्डेशन की, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, आगे बात करते हैं 55 का ये, व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? क्या कांस्टेंट होता है सर्कुलर मोशन में? तो स्पीड, है ना। और क्या चेंज होता रहता है कंटिन्यूअसली? तो डायरेक्शन, याद रखिएगा, है ना। क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट चेंजेस कंटिन्यूअसली इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। 56 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू है या फॉल्स है? अर्थ मूव राउंड द सन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। ये सही है कि गलत है? देखिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तब होगा जब स्पीड भी फिक्स रहे, स्पीड भी कांस्टेंट, और डायरेक्शन में चेंज ना हो। ये कब होता है यूनिफॉर्म? जब स्पीड में कोई चेंजेस ना आए और डायरेक्शन में कोई चेंजेस ना आए। लेकिन जब अर्थ सन के चारों तरफ मूव करती है तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना। जब अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, जिसमें कि स्पीड तो कांस्टेंट रहती है लेकिन डायरेक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। तो ये गलत है, ये क्या है? फॉल्स, फॉल्स। ये कौन सा मोशन होगा? एक्सिलरेटेड मोशन, है ना, एक्सिलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अ बॉडी गोज राउंड द सन विथ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, इज दिस मोशन इज यूनिफॉर्म और एक्सिलरेटेड? ये यूनिफॉर्म होगा या फिर एक्सिलरेटेड होगा? तो ये एक्सिलरेटेड मोशन होगा। कौन सा होगा? एक्सिलरेटेड, एक्सिलरेटेड मोशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया, है ना, तो ये एरिया क्या देता है हमको? वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में एरिया देता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट डज द स्लोप ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ इंडिकेट? स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? एक्सीलरेशन, याद रखिएगा, एक्सीलरेशन, है ना, पढ़ के आ चुके हैं पीछे। व्हाट डज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? स्पीड। ठीक है, देता है हमको स्पीड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ऑफ अ मोशन वेयर एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स स्पीड बट इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूअसली। स्पीड चेंज ना हो यानी स्पीड कांस्टेंट रहे लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होता रहे, यानी इसका एक एग्जांपल लेना है। तो यानी अर्थ मूव्स अराउंड द सन, है ना,
ऐसे आप हजारों एग्जांपल दे सकते हैं। सैटेलाइट, मून, आर्टिफिशियल सैटेलाइट सब अर्थ के अराउंड सर्कुलर मोशन में घूमते रहते हैं, ये भी इसका एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द टाइप ऑफ मोशन इन विच बॉडी हैज अ कांस्टेंट स्पीड बट नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी। नॉट कांस्टेंट वेलोसिटी, स्पीड कांस्टेंट रहे लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट न रहे, उस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं हम? एक्सिलरेटेड मोशन। क्या बोलते हैं? एक्सिलरेटेड मोशन। एक्सिलरेटेड मोशन। ओके, या फिर क्या हो सकता है यहाँ पे? सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ना क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये भी एक एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ ए बॉडी इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट। स्पीड टाइम का ग्राफ स्ट्रेट है, तो क्या आप बोल सकते हैं? स्ट्रेट लाइन एंड पैरेलल टू टाइम एक्सिस, मतलब स्पीड और टाइम का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट है और पैरेलल है किसके? टाइम एक्सिस के। तो स्पीड और टाइम का जो ग्राफ का जो स्लोप होता है ये एक्सीलरेशन देता है, एक्सीलरेशन देता है। तो आप क्या कर सकते हैं? जब स्लोप टाइम एक्सिस के क्या हो? पैरेलल हो, तो स्लोप जीरो होता है। स्लोप जीरो यानी स्लोप जीरो होता है यानी एक्सेलरेशन जीरो, यानी इन दिस केस द बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, या फिर बोले तो एक्सेलरेशन जो होगा हमारा वो जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ ए बॉडी whose distance time graph is straight line parallel to time axis। distance time graph, ठीक है, distance और time graph सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पे टाइम और ग्राफ कौन सा है? डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, और इसमें जो एक स्ट्रेट लाइन है वो पैरेलल है टाइम एक्सिस के। तो इसका स्लोप क्या देता है हमें? स्पीड, स्पीड देता है। अच्छा ठीक है, स्पीड देता है, और यहाँ पे स्लोप कितना है? जीरो है। स्लोप कितना है? जीरो है, तो स्पीड भी हमारी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, यानी द बॉडी इज एट रेस्ट, द बॉडी इज एट रेस्ट, रेस्ट पे होगी, दैट इज स्पीड इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ गिवन as shown below। ये जो ग्राफ दिया गया ना स्पीड टाइम ग्राफ का, इस ग्राफ को देख के आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? इसके विषय में, एक्सेलरेशन के विषय में, मतलब कोई बॉडी का एक्सेलरेशन यहाँ पे दिया गया है स्पीड टाइम ग्राफ के माध्यम से, तो आप क्या बता सकते हैं उसके एक्सेलरेशन के विषय में? देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो नहीं है। ठीक है, पहली बात कि एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट तो नहीं है, ये पहला कंफर्म हो गया कि वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो अगर स्ट्रेट लाइन हो तो कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे हर पॉइंट पे अलग अलग स्लोप मिलेगा। तो वही देख लेते हैं स्लोप कैसा मिलता है। तो हम कोई 4 पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, ए, बी, सी और डी। ठीक है, 4 पॉइंट हमने कंसिडर किया और यहाँ पे स्लोप बनाना शुरू किया। देखिए यहाँ पे पहले स्लोप ऐसा था, फिर ऐसा, फिर और स्टीफ हुआ, फिर ज़्यादा, है ना। मतलब आगे जैसे ए से हम डी तक जा रहे हैं हमारा स्लोप बढ़ता जा रहा है, स्लोप इंक्रीज हो जाता है ना। जब स्लोप इंक्रीज होगा तो स्पीड और टाइम ग्राफ का जो स्लोप क्या देता है हमको? एक्सीलरेशन। तो हमारा एक्सीलरेशन क्या होगा? यहाँ से इंक्रीजिंग होगा। क्या होगा हमारा? इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, है ना। तो क्या देगा यहाँ पे? इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा? एक्सीलरेशन इज इंक्रीजिंग, एक्सीलरेशन इज इंक्रीजिंग। ओके, एक्सीलरेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। कैसे? स्लोप, क्योंकि स्लोप इंक्रीज कर रहा है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, यानी हॉट्स क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हमें करना है। पहला क्वेश्चन है क्या कि अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। ठीक है, एक बॉडी है जो कि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है जिसका रेडियस आर है। तो बना लेते हैं, ये हमारी कोई सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी मूव कर रही जो जिसका पोजीशन यहाँ पे मान लेते हैं इनिशियली ये यहाँ पे थी। ठीक है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, एंड डिस्प्लेसमेंट,
ऑफ अ बॉडी व्हेन इट कंप्लीट हाफ रिवॉल्यूशन। तो हाफ रिवॉल्यूशन मतलब यहाँ से चल के हुई आधे रिवॉल्यूशन पे यहाँ पे मान लीजिए ऐसे चल रही है, तो चल के कहाँ पे आई, ऐसे चल के ये, तो उस केस में हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, इसका रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, देखिए पहले डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, तो डिस्टेंस कवर किया देखिए यहाँ पे, ये सरकमफेरेंस पे चला। ठीक है, सरकमफेरेंस पे लेकिन आधा ही चला ना, पूरा 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया होता तो 2 पाई आर, लेकिन हाफ कवर किया है, इसकी वजह से पाई आर। ओके, पाई आर। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या बोलता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यानी ये हमारा था इनिशियल, ये हमारा इनिशियल पोजीशन था, ये हमारा फाइनल पोजीशन है ना, तो इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ये कितना, ये आर है और ये भी कितना आर, यानी ये डायमीटर को शो कर रहा है ना, डायमीटर यानी डायमीटर ऑफ सर्कल हो जाएगा हमारा, डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर सर्कल कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस यानी 2r। ओके, 67 क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ऑन अ राउंड ट्रिप यू ट्रेवल 6 किलोमीटर एंड देन अराइव बैक, देखिए एक राउंड ट्रिप पे आप जा रहे हैं, 6 किलोमीटर चलने के बाद आप वापस अपने घर पे आ जा रहे हैं, बैक होम। ठीक है, व्हाट डिस्टेंस कुड यू ट्रेवल, है ना, आप चले राउंड ट्रिप पे और वापस अपने घर पे चले आ रहे हैं। ठीक है, 6 किलोमीटर चले और वापस यहाँ पे पहुंच जा रहे हैं, तो कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, है ना, 6 किलोमीटर का है राउंड ट्रिप, पूरा राउंड ट्रिप कितने किलोमीटर का, 6 किलोमीटर का, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल जैसे 6 किलोमीटर हो जाएगा 6 किलोमीटर, डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर। ठीक है, व्हाट इज योर फाइनल डिस्प्लेसमेंट, है ना, अब वापस उसी जगह पे आ जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा, है ना, कितना हो जाएगा, तो कि दिया क्वेश्चन में कि वापस से वहीं आ जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। ठीक है, ये हो गया हमारा डिस्टेंस और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉय वॉक फ्रॉम हिज क्लासरूम टू बुक शॉप अलोंग ए स्ट्रेट कॉरिडोर टुवर्ड नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की तरफ वो वॉक करके जाता है, यानी ये हो गया हमारा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, तो वो नॉर्थ की तरफ जाता है। कितना, ही कवर ऑफ 20 मीटर इन 25 सेकेंड्स टू रीच द बुक शॉप, यानी कि मान लीजिए यहाँ से उसने स्टार्ट किया चलना और नॉर्थ की तरफ गया, कितना गया, यहाँ पे बुक शॉप है, ये हमारा यहाँ पे क्या है, बुक शॉप, बुक शॉप, बुक शॉप है यहाँ पे, यहाँ से वो कवर करके कहाँ गया, वहाँ गया, कितना डिस्टेंस था ये 20 मीटर। टाइम कितना लिया इसने यहाँ से यहाँ तक जाने में, 25 सेकेंड। ठीक है, टाइम लिया यहाँ से यहाँ तक जाने में 25 सेकेंड। आफ्टर बाइंग अ बुक, किताब खरीदने के बाद, ही ट्रेवल्स द सेम डिस्टेंस इन द सेम टाइम टू रीच बैक टू द क्लासरूम, और वापस से वो क्लासरूम में आ जाता है, तो ये है उसका क्लासरूम, क्लासरूम और ये बुक शॉप। तो बुक यहाँ से कहाँ जाता है, बुक शॉप पे, फिर वापस चला आता है, यानी 20 जाता है 20 वापस आता है, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 40 मीटर, और टोटल टाइम कितना लिया, 25 सेकंड जाने का, 25 सेकंड आने का, तो टोटल टाइम कितना हो गया उसका 50 सेकंड। ओके, पूछा क्या एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं हम, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ने कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस 40, टोटल टाइम 50 है ना, मीटर, और ये सेकेंड में यहाँ से जाएगा, कितना हो जाएगा 0.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, ये तो था ए वाला, बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है 0, जहां से चला वहीं वापस आ गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, अपॉन टाइम 50, तो यानी 0, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 70, अ कार ट्रेवल
100 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न with a speed of 40 किलोमीटर पर आवर. कैलकुलेट द एवरेज स्पीड फॉर होल जर्नी के लिए एवरेज स्पीड. ठीक है, तो देखिए क्या है, यहाँ पे एक कार ट्रेवल कर रही है, मान लीजिए यहाँ से ए से बी पॉइंट तक जा रही है, जिसका डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर. 100 किलोमीटर यहाँ से आता है. ठीक है, 100 किलोमीटर. ठीक है, जा रही है किस स्पीड से, किस स्पीड से जा रही है, ये इसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर ना, तो 60 किलोमीटर ये जाने का है. ठीक है, अच्छा वापस आने का बात कर लेते हैं. वापस आने का इधर, वापस आने का कितना हो जाएगा, वापस आने का वही डिस्टेंस तो ही होगा, लेकिन इस केस में स्पीड जो हो जाएगी 40 किलोमीटर पर. हमको पूछा एवरेज स्पीड. अच्छा ठीक है, एवरेज स्पीड निकालते कैसे, जान लेते हैं. एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन. ठीक है, टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस इसने कवर किया 200 किलोमीटर. 100 जाने का 100 वापस आने का, लेकिन टोटल टाइम कितना कवर किया. तो यहाँ से जब यहाँ से ए से बी तक जा रहा था, ठीक है, तो उसने टाइम कितना लिया, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितना है 100 अपॉन 60, दैट इज, इसको अगर कैंसिल आउट कर दें तो 5/3 आर. ठीक है, तो जाने का 5/3 आर, और आने का कितना और आर लेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे वही टाइम, यहाँ पे T1 अगर ले लें, यहाँ पे T2 ले लें अगर, तो 100 अपॉन स्पीड कितना था 40, यानी कि 5/2 आर. ओके, तो कितना हो जाएगा टोटल टाइम की बात कर लेते हैं. टोटल टाइम 5/3 प्लस 5/2 जो कि हो जाएगा 6, और यहाँ पे 10 प्लस 15 25/6 हो जाएगा. टोटल टाइम कितना हो गया 25/6. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. 200 इंटू 6 अपॉन 25 से जाएगा 8 टाइम्स में, और ये हो जाएगा 48 किलोमीटर पर. ओके, क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं. अ बॉल हिट अ वॉल हॉरिजॉन्टली एट 6.0 मीटर पर सेकेंड. यानी अगर एक वॉल है, ठीक है, ये वॉल होगी हमारी वॉल. ठीक है, इसको क्या कर रही है, एक बॉल आके हिट कर रही है, इस तरीके से आ रही है हॉरिजॉन्टली, और इसको हिट कर रही है किस वेलोसिटी से, इसकी वेलोसिटी जब हिट की तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियली इसकी वेलोसिटी थी 6.0 मीटर पर सेकेंड जब उसने हिट किया इसको. ठीक है, इट रिबाउंड्स हॉरिजॉन्टली एट 4.4 मीटर पर सेकेंड, और ये वापस आती है, रिबाउंड करती है यानी वापस आती है 4.4 मीटर पर सेकेंड से वापस आती है. ठीक है, पहले उसने क्या किया, इसको हिट किया, फिर वो वापस आई. ठीक है, अच्छी बात है. द बॉल इज इन कॉन्टेक्ट विद द वॉल फॉर 0.040 सेकेंड. यानी इस वॉल से जो बॉल थी हमारी कांटेक्ट, उसका टाइम ऑफ कांटेक्ट कितना था, यहाँ पे जो टाइम ऑफ कांटेक्ट था ना, टाइम ऑफ कांटेक्ट था वो 0.040 सेकेंड. क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल. बॉल का एक्सेलरेशन क्या हो. देखिए, जब तक ये कांटेक्ट में था उस समय इनिशियली इसकी वेलोसिटी कितनी थी, कांटेक्ट में जैसे ही आया उसकी वेलोसिटी थी, इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी थी 6.0 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और कांटेक्ट यहाँ से रिलीज, मतलब यहाँ से कांटेक्ट छोड़ने से बाद में, थोड़ा सा बाद में उसकी वेलोसिटी थी कितनी 4.4 मीटर पर सेकेंड. लेकिन अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर करके चलें तो ये वापस आ रहा है, बाउंड हो रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है. इस केस में इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी, और ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, कि इनिशियली जब कांटेक्ट में आया तो इतनी थी, फाइनली जब कांटेक्ट से जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, इतनी है. तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी -4.4 मीटर पर सेकेंड. ओके, अब हमको फाइंड करना है एक्सीलरेशन.
टाइम हम उसने लिया 0.040, ठीक है, 0.4 इतना लिया सेकेंड लिया टाइम, ठीक है। एक्सीलरेशन कितना हो जाता है, v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है, v हमारा है -4.4 प्लस सॉरी माइनस 6/0.040, यानी कि ये हो जाएगा 6 माइनस 10.4 अपॉन 0.040। तो यहाँ 0 0 करके वो गायब कर लेते हैं और ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा कितना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद ये 4 से जाएगा 2 टाइम्स और 6 टाइम्स 0, यानी -260 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि ये वापस आ रहा है, मतलब वापस से वापस आ रहा है, इधर आ रहा है, ठीक है। ये हो गया इसका एक्सेलरेशन। कितना हो गया एक्सेलरेशन, -260 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे चलते हैं। द ग्राफ गिवन alongside show the position of a body at a different times. Calculate the speed of your body when it move from A to B, B to C, C to D. देखिए डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ दिया गया, तो स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो स्पीड स्लोप से कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो ए से बी तक जाना है, तो ए से बी तक का स्लोप निकालने, तो स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, टाइम ग्राफ। ए से बी तक का देखिए, ए से बी तक का स्लोप कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर, यानी ये अगर थीटा एंगल कंसीडर करें तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3 और बेस कितना हो जाएगा 1 2 3, ये भी 3 ये भी 3, यानी स्पीड निकालें तो 3/3 दैट इज 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया गया, ठीक है। सेकेंड की स्पीड कैसे निकालें, बी टू सी, बी टू सी देखिए स्लोप क्या है, पैरेलल है, स्लोप है पैरेलल है टाइम एक्सिस के। जब स्लोप पैरेलल होता है तो स्लोप 0 होता है, इस केस में स्लोप 0 यानी स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड, 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी जाएगी, 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और बात करते हैं तीसरे की बात करते हैं सी टू डी। सी टू डी में क्या हो जाएगा, तो देखिए एक ट्रायंगल, पहले इसको ट्रायंगल कंप्लीट करें, यहाँ से वैसे ज्वाइन करके ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं। ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे तो देखिए पहले हम निकालेंगे क्या, ये वाला लेंथ डी, मान लीजिए यहाँ पे आगे एफ कहीं एफ पे इसने क्या किया, कट किया, तो डी एफ निकालते हैं। तो डी एफ कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये वाला लेंथ कैसे निकालेंगे, देखिए एक ये पूरा एक रेक्टेंगल है ना, जो ये वाला लेंथ होगा वही ये वाला भी लेंथ होगा, ठीक है। डी एफ इज इक्वल्स टू यहाँ से यहाँ तक, ये कितना 1 2 3 4 4, तो स्पीड इज इक्वल्स टू कैसे लिखेंगे यहाँ पे 4, यहाँ से यहाँ तक कितना है 4, और यहाँ से यहाँ तक कितना है बेस, बेस देखिए 1 2 2 है, 4/2 यानी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट कुड यू से अबाउट द मोशन ऑफ अ बॉडी इफ इट्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो क्या बोलेंगे उसके मोशन के बारे में, है ना। तो ये यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन होगा। नेक्स्ट है इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो, तो उस समय यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड, है ना, ठीक है। 24, a body with initial velocity x move with a uniform acceleration y, plot its velocity time graph। तो बॉडी है जो कि इनिशियल वेलोसिटी x मूव कर रही है, इसका एक्सेलरेशन y है, तो यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसका, इनिशियल वेलोसिटी x है हमारा, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमारा, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है ना, और वो कितना है y। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी जो और टाइम का जो ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्ट्रेट होगा ना, तो वो हम बनाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। इस पे हम इंडिकेट करेंगे क्या, वेलोसिटी, इस पे टाइम, है ना। अब देखिए
क्या कर रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी x है, मतलब एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे इसकी वेलोसिटी x है, यानी जब टाइम 0 था तो उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ x थी, ठीक है ना, मान लेते हैं यहाँ पे ये x है, ओके। अभी इसका एक्सेलरेशन कितना है, फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ग्राफ इसका जो जाएगा वो ऐसे स्ट्रेट जाएगा, और इस केस में इसका एक्सेलरेशन जो जाएगा वो यूनिफॉर्म, यानी एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा y, है ना। स्ट्रेट ग्राफ का मतलब ये होता है इसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। गिवन alongside is the velocity time graph for a moving body, find velocity of the body at point C। C पे कितनी velocity है, ठीक है। एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी बिटवीन A to B, A से B में कितना एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी बिटवीन B एंड C, B और C के बीच में कितना एक्सेलरेशन है, A से B के बीच में एक्सेलरेशन, B से C के बीच में एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसको हम फाइंड करते हैं। पहला क्या कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट C, C पे कितनी वेलोसिटी है, देखिए तो C पे कितनी वेलोसिटी है, तो जानते हैं यहाँ पे C पे देखते हैं, C पे इसकी वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर, है नहीं, 40 किलोमीटर पर आवर। दूसरा की बात करते हैं, एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी बिटवीन A to B, A से B तक में एक्सेलरेशन कितना है, तो देखिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसका जो स्लोप होगा ये तो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, है ना। तो स्लोप निकालेंगे कैसे, इसका स्लोप निकालने का सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा मेथड है ना। ये तो राइट एंगल टेंगल बनाए, इसके सामने देखें कितना थीटा एंगल होगा, तो ये परपेंडिकुलर है अपॉन बेस, तो इसका निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसका स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कैसे निकालते हैं, ये परपेंडिकुलर सामने वाला अपॉन बेस, तो ये कितना है, देखिए कितना है, अगर इसको हम आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दे इधर की तरफ, ये यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल बनेगा, है ना, जिसमें इसकी लेंथ हो जाएगी कितनी, यहाँ से यहाँ तक के बीच का गैप है 10 यानी ये हो जाएगा 20, और ये नीचे कितना हो जाएगा, नीचे 1 2 3 3 20/3 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, यानी 6.67 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। थर्ड निकालते हैं, एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी बिटवीन B एंड C, B और C के बीच में एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ कितना है 0, है ना, स्लोप 0 है ना, देखिए टाइम एक्सिस के ये पैरेलल है ना, वेलोसिटी में चेंज हो ही नहीं रहा है, B से C तक जाते वक्त कोई वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, इस समय इसका क्या हो जाएगा, स्लोप 0 हो जाएगा और एक्सेलरेशन 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, अ बॉडी इज मूविंग यूनिफॉर्मली इन ए स्ट्रेट लाइन विथ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड ग्राफिकली द डिस्टेंस कवर बाय 5 सेकंड, 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो ग्राफिकली इसको फाइंड करना है। पहले ग्राफ बनाते हैं वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ, है ना, ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी और ये टाइम, यूनिफॉर्मली इसका क्या है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने का मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो 5 मीटर पर सेकंड है, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे हम मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये है 1, ये है 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। और कितने सेकंड तक चल रहा है, 5 सेकंड तक, 1 2 3 4 5, 5 सेकंड तक, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 5 सेकंड तक हमको फाइंड करना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमको डिस्टेंस कैसे मिलता है, डिस्टेंस कैसे मिलता है हमको, एरिया अंडर स्लोप या कर्व, एरिया कितना हो जाएगा इसके अंदर का एरिया, देखिए इसके अंदर का एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक ये 5 है और यहाँ से यहाँ तक ये भी 5 है, तो ये स्क्वायर हो गया, तो 5 × 5 यानी कि 25 मीटर, और ये हो जाएगा 25 मीटर, ठीक है। 78 क्वेश्चन पे चलते हैं, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ असेंडिंग पैसेंजर लिफ्ट इज गिवन अलोंगसाइड, ऊपर जाते हुए लिफ्ट का जो ग्राफ दिया गया ये है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकंड,
पहले 2 सेकंड में इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा। तो देखिए पहले 2 सेकंड में इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा। एक्सेलरेशन निकालने के लिए वही एक्सेलरेशन स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ, यहाँ पे स्पीड ऑफ टाइम का ग्राफ है ना एसटी ग्राफ, इससे भी हमें एक्सेलरेशन मिल जाता है। देखिए स्लोप कितना है, स्लोप निकालने के लिए देखिए यहाँ से पहले 2 सेकंड का निकालना है, इसको और इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है 4.6, यहाँ से यहाँ तक 4.6 है और यहाँ से यहाँ तक 1 2 है, ठीक ना। तो 4.6/2 दैट इज 2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, दूसरा फाइंड करना है हमको। दूसरा क्या बोल रहा है कि बिटवीन सेकेंड एंड 10th सेकेंड, 2 से 10 सेकेंड के बीच में, देखिए 2 से 10 सेकेंड के बीच में जो हमारा स्लोप है वो स्लोप 0 है। यहाँ पे स्लोप 0, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, 0। एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा कि स्लोप 0, तो एक्सीलरेशन यहाँ पे डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, जो कि कितना है 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड, देखिए यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, स्पीड डिक्रीज कर रही है, तो एक्सीलरेशन हमारा नेगेटिव आएगा, यानी नेगेटिव स्लोप के साथ बात करेंगे हम, नेगेटिव स्लोप के साथ बात करेंगे। ठीक है, स्लोप इसका नेगेटिव आएगा, तो लेकिन आएगा कितना स्लोप, देखिए यहाँ पे तो अगर हम ज्वाइन कर लें और राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, तो ये है हमारा, ये एंगल की बात करेंगे ना, नेगेटिव अगर लेंगे तो हम हमेशा इस वाले एंगल की बात करेंगे। अगर हम ऐसे स्लोप कंसिडर करते हैं तो भी नेगेटिव लेके करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए कितना लेंथ कवर किया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इनिशियली देखिए 4.6 था और फाइनली 0 हो गया ना। इनिशियली देखिए अगर इसको भी ऐसे भी निकालें तो इनिशियली कितना था 4.6 और फाइनली 0, तो v माइनस यू कितना हो गया -4.6। इस तरह से भी निकाल सकते हैं हम, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ पे करते हैं, तो ये कितना है 4.6 बाई कितना टाइम लिया है यहाँ से यहाँ तक 2, यानी कि अगर बात करें तो -2.3 मीटर पर सेकेंड, यानी यहाँ माइनस का मतलब ये क्या हो रहा है, रिटार्डेशन है ना, रिटार्डेशन हो रहा है। ओके, इसको हटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, द ग्राफ गिवन अलोंग साइड शो हाउ द स्पीड ऑफ अ कार चेंज विद टाइम। पहला है व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द कार, कार की इनिशियल स्पीड कितनी है। इनिशियल स्पीड जब टाइम 0, मतलब जब टाइम 0 होता है तब कार की स्पीड जो होती है वही इनिशियल स्पीड होती है। यहाँ टाइम 0 पे स्पीड कितनी है, यहाँ पे 10, तो पहला एक आंसर हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। दूसरे का आंसर देखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय द कार। तो ठीक है, देखते हैं मैक्सिमम कितना कितना ज्यादा स्पीड गई। देखिए यहाँ पे स्पीड इंक्रीज कर रही है और कितना से कितना ज्यादा तक गई 35 ना, तो सेकेंड हो गया 35 किलोमीटर पर आवर। थर्ड क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शो जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन स्पीड ऑफ टाइम का ग्राफ स्लोप, सॉरी स्पीड ऑफ टाइम का जो स्लोप होता है वो हमें एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराता है। तो एक्सेलरेशन किसमें 0 होगा, है ना, एक्सेलरेशन किसमें 0 होगा, जिसमें स्पीड नहीं बदलेगी। इसमें देखिए स्पीड नहीं बदल रही, या फिर स्लोप पैरेलल हो टाइम एक्सिस के, यानी B2C है ना, B2C। और विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शो वायरिंग रिटार्डेशन, किसमें रिटार्डेशन हो रहा है, लेकिन रिटार्डेशन कांस्टेंट नहीं है, बदलता हुआ रिटार्डेशन है, मतलब वेरी करता हुआ। देखिए यहाँ पे C से D तक जाते वक्त देखिए स्पीड घट रही है ना, स्पीड क्या हो रही है हमारी घट रही है, तो ये रिटार्डेशन है। ठीक है, रिटार्डेशन है क्योंकि इसका स्लोप अगर हम हर पॉइंट पे फाइंड करें तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन को शो करेगा। ठीक है, तो कौन सा ग्राफ होगा, C और D। और एक बात और, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, देखिए वेरी कर रहा है। कांस्टेंट होता तो स्ट्रेट लाइन होता, लेकिन लगातार वेरी कर रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे C2D यानी CD। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8 आवर्स। 8 घंटे में कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। डिस्टेंस ट्रेवल करने का स्पीड और टाइम ग्राफ में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर कर्व। इसका एरिया निकाल लेंगे हम, पूरे की एरिया। एरिया क्या, देखिए ये एक ट्रेपेजियम है ना, एक ट्रेपेजियम है जिसका एक पैरेलल साइड है 5 और 10 का, और एक है 35, ये है यहाँ से 35 का। हाइट कितने की है 8। ठीक है, तो निकाल लेते हैं इसका एरिया।
एरिया, सॉरी एरिया नहीं, हमको डिस्टेंस निकालना है, तो एरिया अंडर क्या निकालेंगे, अंडर स्लोप, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू एरिया अंडर स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ। एरिया अंडर स्लोप क्या, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बन रहा है हमारा, ट्रेपेजियम बना है तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल लेंगे, ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी एक 10 है, यहाँ से यहाँ देखिए एक 10 है और एक कितना 35 है, 10 प्लस 35 इंटू हाइट, हाइट कितना यहाँ से यहाँ तक, हाइट, ये हाइट का काम कर रहा है ना, देखिए अगर इसको साइड से देखें तो ये ट्रेपेजियम है जिसकी हाइट ये है, तो हाइट कितनी है यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8, ये जाएगा यहाँ से 4 टाइम्स में और ये हो जाएगा कितना 45 इंटू 4 दैट इज 180 मीटर, नहीं किलोमीटर, 180 किलोमीटर। ओके, आगे बात करते हैं, द 3 स्पीड टाइम ग्राफ आर गिवन बिलो, 3 स्पीड टाइम ग्राफ दिए गए एबीसी, which graph represent the case of a ball thrown vertically upward and returning to the hand of the thrower। देखिए स्पीड और टाइम ग्राफ दिया गया है, क्या होता है जब हम बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं तो बॉल की स्पीड क्या होती है, धीरे धीरे कम होती रहती है ना। पहला केस अगर देखें तो बॉल की स्पीड क्या होती है, धीरे धीरे स्लो होती रहती है, जैसे वो मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है उसके बाद में स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे हमने बॉल को यहां से थ्रो किया ऊपर की तरफ तो क्या होती है, स्पीड डिक्रीज करती है, स्पीड डिक्रीज करती है ना, स्पीड डिक्रीज करती रहती है, लेकिन जब ऊपर जाते वक्त, लेकिन जब बॉल वापस रिटर्न आती है नीचे तो उस केस में स्पीड क्या होती है, इंक्रीज करती रहती है, स्पीड बढ़ती रहती है, लगातार बढ़ती रहती है। तो पहले स्पीड डिक्रीज करेगी फिर स्पीड इंक्रीज करेगी, जैसे वर्टिकली अपवर्ड जाएगी स्पीड क्या होना शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो देखिए इस ग्राफ में स्पीड डिक्रीज हो रही है, फिर कांस्टेंट है, फिर इंक्रीज हो रही है, तो ये नहीं है। स्पीड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ये भी नहीं, तो हमारा सी ग्राफ होगा। देखिए यहाँ पे स्पीड घट रही है, फिर उसके बाद में कुछ समय बाद वो बढ़ना शुरू हो जा रही है। तो ये होता है, पहले हम बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं तो स्पीड क्या होती है, पहले धीरे धीरे कम होती है, फिर बढ़ने लगती है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद जब वो ऊपर से नीचे आती है तो बढ़ने लगती है। ठीक है, तो ये जो टाइम है ना, इस टाइम पे कहाँ पे है, मैक्सिमम हाइट पे, ध्यान देखिएगा मैक्सिमम हाइट पे। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला का ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अ ट्रॉली डी एक्सेलरेटिंग टू अ कांस्टेंट स्पीड एंड देन एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्मली। पहले डी एक्सेलरेट कर रही है फिर एक्सेलरेट कर रही है, एक ट्रॉली है वो एक कांस्टेंट स्पीड से डी एक्सेलरेट कर रही है, फिर एक्सेलरेट कर रही है। इस क्वेश्चन के करने का मतलब ये है क्या कि पहले डी एक्सेलरेट कर रही है पहला केस में, फिर कांस्टेंट है, फिर एक्सेलरेट कर रही है ना, पहले डी एक्सेलरेट फिर कांस्टेंट फिर एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का मतलब पहले स्पीड, स्पीड डिक्रीजेज, फिर स्पीड कांस्टेंट, फिर तीसरा क्या, स्पीड इंक्रीजेज। ठीक है, तो ऐसा किसमें है, देखिए इस केस में है, फर्स्ट वाले में। दूसरे का क्या हो जाएगा, देखिए पहले स्पीड डिक्रीज फिर कांस्टेंट फिर इंक्रीज, स्पीड डिक्रीज कांस्टेंट इंक्रीज, यानी। ठीक है, आगे चलते हैं, 81 की बात करते हैं। स्टडी द टाइम ग्राफ ऑफ अ कार गिवन अलोंगसाइड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, इसको स्टडी करिए, इस टाइम, स्पीड और टाइम के ग्राफ को, और आंसर दीजिए। विच टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाई ओ ए, किस तरह का मोशन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ ए, है ना। देखिए स्पीड और टाइम का जो ये स्लोप है, स्पीड टाइम ग्राफ का जो ये स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन देता है, तो एक्सेलरेशन देखिए कांस्टेंट है, तो यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय एबी, एबी के द्वारा कौन सा मोशन रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एबी में देखिए स्पीड इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, कांस्टेंट है, तो यानी यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म।
तीसरा, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय बीसी, बीसी में कौन सा मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए बीसी स्पीड कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रही है ना, लेकिन यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म, तो इसका जो एक्सेलरेशन है, देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन क्या यूनिफॉर्म है, लेकिन डिक्रीजिंग है ना, घट रहा है। क्या डिक्रीजिंग है? स्पीड डिक्रीजिंग है। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है और स्पीड डिक्रीजिंग है, इसका कहने का ये मतलब है कि हमारा यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है ना, इसी वजह से हमारी स्पीड क्या हो रही है? घट रही है। रिटार्डेशन है तभी ना, स्पीड हमारी पॉजिटिव थी, देखिए इस केस में पॉजिटिव है, और एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इस वजह से स्पीड घट रही है, यानी स्पीड पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो इस नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं? रिटार्ड। लेकिन रिटार्डेशन भी हो रहा है, यूनिफॉर्मली रिटार्ड हो रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्मली रिटार्डेड, इसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, रिटार्डेड मोशन। फोर्थ की बात करते हैं, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार फ्रॉम ओ टू ए, ओ से ए तक एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? तो एक्सेलरेशन निकालने का वही है, इसको राइट एंगल ट्रायंगल में पहले चेंज करें, फिर ये परपेंडिकुलर निकालें, फिर बेस निकालें। परपेंडिकुलर कितना है? ये 40, यहाँ से ज्वाइन कर देंगे तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, तो ये 40 और ये 10 है ना, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 40/10, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 वाले का बात करते हैं, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक, देखिए ए से बी तक स्लोप जीरो है, स्लोप जीरो यानी एक्सेलरेशन जीरो, यानी हमारा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 10%। सिक्स्थ, व्हाट इज द रिटार्डेशन फ्रॉम बी टू सी, बी टू सी में रिटार्डेशन कितना है? तो ठीक है, रिटार्डेशन का है मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, पहली बात है, ठीक है। तो रिटार्डेशन है कितने का? देखिए यहां से कितना परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कितना है? 40 है, और टाइम कितने का है? 20 सेकेंड का ना, तो 40/20 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन हो जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स, मतलब हर एक ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो देखिए स्पीड टाइम ग्राफ है, और इसका ये स्लोप है, स्लोप यूनिफॉर्म है, स्लोप जीरो नहीं है ना, स्लोप जीरो नहीं है, और ये कांस्टेंट है, स्लोप स्लोप कांस्टेंट है, और स्पीड और टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये स्लोप जो है ना वो कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन, या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। अब देखिए स्पीड और टाइम ग्राफ का जो ये स्लोप है ना, स्पीड और टाइम के बीच में जो ये स्लोप आया, ये जीरो है, जीरो का मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी, स्पीड, हमारी जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट है, देखिए स्पीड कांस्टेंट है ना, जब स्पीड कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड ना बदले तो क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। सी की बात करते हैं, स्पीड लगातार घट रही है, तो लेकिन कॉन्स्टेंटली घट रही है ना, कांस्टेंट है ये, तो लगातार लेकिन डिक्रीज करी, तो क्या होगा? यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, रिटार्डेड। यहाँ पे देखिए स्पीड और टाइम ग्राफ का देखिए स्लोप, स्लोप इसका नेगेटिव होगा है ना, बॉल अगर ड्रॉप करें तो प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, तो इसका स्लोप नेगेटिव होगा, लेकिन स्लोप नेगेटिव है, अच्छी बात है, और क्या है? डिक्रीजिंग है, नेगेटिव के साथ साथ डिक्रीजिंग है, लगातार स्लोप घट रहा है। पहले देखिए स्लोप ऐसा था, किसी पॉइंट पे ड्रॉ करें तो स्लोप ऐसा था, फिर अगर इस पॉइंट पे ड्रॉ करें तो स्लोप ऐसा हुआ, फिर इधर स्लोप ढलान धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो स्लोप घटता जा रहा है, तो डिक्रीजिंग रिटार्डेड मोशन, रिटार्डेड, डिक्रीज भी कर रहा है, रिटार्डेशन भी हो रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 83, अ कार इज ट्रेवलिंग अलोंग द रोड एट 8 मीटर पर सेकेंड, इट एक्सेलरेट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 18 मीटर, हाउ फास्ट इज इट ट्रेवलिंग, मतलब एक कार वो ट्रेवल करी थी रोड के अलोंग,
ठीक है, कितना ट्रेवल कर रही थी इनिशियली, वो ट्रेवल कर रही थी इनिशियली अगर देखें तो वो ट्रेवल कर रही थी 8 मीटर पर सेकेंड से। फिर वो एक्सेलरेट करना शुरू करती है और 18 कितना जाती है, 18 मीटर तक जाती है, यानी एक्सेलरेट करना शुरू करती है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और वो डिस्टेंस ट्रेवल करके जाती है 18 मीटर। तो कितना तेजी से वो ट्रेवल कर रही थी, हाउ फास्ट इज देन ट्रेवलिंग, मतलब कि उसके बाद वो कितना ट्रेवल करेगी, 18 मीटर के जाने के बाद वो कितना ट्रेवल करेंगी ना, यही बोला है ना, हाउ फास्ट इज इट देन ट्रेवलिंग, उसके बाद वो कितना ट्रेवल करेगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी होगी, फाइनली वो कितना ट्रेवल करना स्टार्ट करेगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एस है, यानी डी का मतलब एस है डिस्टेंस, ए है, वी है, टी है। तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल होगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या बोलता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वो चाहिए वी स्क्वायर, यू कितना दिया गया 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 इंटू ए एक्सेलरेशन है 1 इंटू 18, ठीक है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 64 प्लस 36 दैट इज 100, है ना। अगर बात करें v की तो 100 रूट में दैट इज 10, v हो गया कितना 10 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन में ये बोला था कि इनिशियली वो इतना स्पीड से मूव कर रहा था, 18 मीटर जब कवर किया तो 18 मीटर में जो कवर कर रहा था तो उस समय उसका एक्सेलरेशन था कितने का, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन था, ठीक है, 18 मीटर तक गया ऐसे ही। तो उसके बाद में एक्सेलरेशन खत्म और वो कितना स्पीड से ट्रेवल करेगा, तो जब एक्सेलरेशन खत्म हो जाएगा आपस में तो वो जितना उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी उतने से ही वो मूव करना शुरू करेगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं 84, अ कार इज ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड अलोंग अ रोड, एक कार है 20 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करिए एक रोड पे, और चाइल्ड रन आउट इनटू द रोड ऑफ 50 मीटर अहेड ना, एक जो बालक है कोई बच्चा है वो रोड पे आ गया है जो कि 50 मीटर है, ठीक है, 50 मीटर कहाँ से, कार से। द कार ड्राइवर स्टेप्स ऑन द ब्रेक पेडल, मतलब कार का जो ड्राइवर है वो ब्रेक पेडल पे अप्लाई करता है, ब्रेक पेडल पे स्टेप उसको दबाता है। व्हाट मस्ट बी द कार डी एक्सेलरेशन बी इफ द कार इज टू बी स्टॉप जस्ट बिफोर इट रीचेज द चिल्ड्रन, कहने का मतलब ये है कि कार ट्रेवल करी थी रोड पे जिसकी इनिशियली जो वेलोसिटी थी वो थी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड, और एक 50 मीटर की दूरी पे एक बालक था। मान लीजिए यहाँ पे हमारी कार है, ये हमारी कार है और यहाँ पे ये बालक है, ठीक है, कितने दूरी पे है 50 मीटर पे, है ना। जैसे इस कार वाले ने देखा इसको, इसने ब्रेक अप्लाई किया ना, ब्रेक पेडल पे दबाया खूब जोर से, और क्या होता है ये जो कार है ना इसके बच्चे के एकदम पास जाके रुक जाती है, मतलब इनिशियली इसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर ट्रेवल करते 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 इसकी वेलोसिटी हो जाती है 0 और बच्चे तक पहुंच जाती है, इससे बच्चे को बचा लेता है, ये हमारा चाइल्ड था, ठीक है। तो हमारा चाइल्ड नहीं, क्वेश्चन में जो चाइल्ड दिया गया था वो है, ठीक है। तो उस केस में डी एक्सेलरेशन कितना है, तो डी एक्सेलरेशन का मतलब नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी है 0, डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया कितने का 50 मीटर, हमसे पूछा ए इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो फिर से वही थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से देखिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी कितना है हमारा वी 0, इसका स्क्वायर, यू स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू ये क्या है हमारा एस, एस यानी 50, ठीक है। तो ये 0 हो गया, 0 इज इक्वल टू 400 प्लस 100 इंटू ए, यानी इधर अगर इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा -400, 100 ए, ये इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन से मतलब अब ब्रेक अप्लाई करेगा तो कार जाके सीधे बच्चे के पास रुक जाएगी और बच्चा सेफली बच जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, टू पार्टिकल्स आर मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v such that they are always at a constant distance apart and their velocity are always equal and opposite.
मतलब दो पार्टिकल है, अगर मान लेते हैं ये पार्टिकल P1 है और ये पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल P2 है, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या दिया, आर ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब हमेशा कांस्टेंट है, और वो है कितना, डी, डिस्टेंस डी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा डी है और हमेशा कांस्टेंट है। एंड दियर वेलोसिटी आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट, और उन दोनों की वेलोसिटी हमेशा इक्वल है लेकिन अपोजिट है। अगर एक की वेलोसिटी इधर की तरफ है, दूसरे की वेलोसिटी इधर की तरफ होगी, लेकिन दोनों इक्वल और अपोजिट है। तो आफ्टर व्हाट टाइम विल दे रिटर्न टू इनिशियल पोजीशन, इतने समय बाद वो वापस अपने इसी पोजीशन पे आएंगे, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी क्या है, इक्वल है लेकिन अपोजिट है, ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस भी फिक्स होना चाहिए और उसकी वेलोसिटी भी इक्वल होनी चाहिए लेकिन अपोजिट होनी चाहिए। अगर इधर की तरफ चलना स्टार्ट कर दे और इधर की तरफ चलना स्टार्ट कर दे तो इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है ना वो बढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस हमको क्या करना है, डी ही रखना है। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये कैसे घूमे, सर्कल पे घूमे, एक सर्कुलर पाथ पे घूमे, है ना। जब यह एक सर्कुलर पाथ पे घूमेगा उस केस में क्या होगा, जब ये एक सर्कुलर पाथ पे घूमेगा तो उस केस में हमारा जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहेगा। अगर ये पार्टिकल P1 यहाँ पे आ गया और P2 यहाँ पे चला जाएगा, उस केस में इसकी वेलोसिटी v, यहाँ पे आ गया P1, यहाँ पे आ गया P2, उसकी वेलोसिटी v, तो भी तो डिस्टेंस d ही रहेगा। फिर अगर ये P1 यहाँ पे आ गया, P2 यहाँ पे आ गया, तो भी डिस्टेंस d ही रहेगा। और ठीक है, तो मतलब हर केस में कहीं किसी भी पॉइंट पे चला जाए उसके बीच का डिस्टेंस फिक्स रहेगा। तो ये हमको फाइंड हो गया, मतलब कि कौन से पाथ पे वो घूम रहा है। तो किस पाथ पे घूम रहा है, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ पे वो मूव कर रहा है, ठीक है। आफ्टर व्हाट टाइम विल दे रिटर्न टू इनिशियल पोजीशन, कितने समय बाद वो इनिशियल पोजीशन पे आएगा। देखिए जब P1 अपना एक राउंड कंप्लीट करके अपने इनिशियल पोजीशन पे आएगा तो P2 भी अपना एक राउंड कंप्लीट करके अपने इनिशियल पोजीशन पे आएगा। तो दोनों का जो टाइम होगा ना वो सेम होगा। अब टाइम कितना होगा, देखिए हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू, अगर कोई पार्टिकल सर्कल पे मूव कर रहा होता है तो 2πr/t, 2πr/t यही होता है। अब देखिए बात, हमको टाइम निकालना है, तो 2πr स्पीड है ना, या फिर वेलोसिटी, वेलोसिटी या स्पीड यही होता है ना, वेलोसिटी या फिर स्पीड इज इक्वल्स टू 2πr/t, 2πr वेलोसिटी भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 2πr तो इसका रेडियस जितना भी रेडियस हो अपॉन किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था v, ये तो हमारा टाइम निकल गया। लेकिन हमको टाइम चाहिए d के टर्म में ना, क्योंकि डायमीटर रेडियस दिया नहीं गया, तो हम जानते हैं d इज इक्वल्स टू 2r, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। देखिए यहाँ पे 2r है ना, कैसे, पाई इंटू 2r/v, ठीक है। तो टाइम कितना हो जाएगा, 2r का मतलब d, पाई d/v, पाई d/, ये क्या होगा टाइम, ठीक है। तो टाइम कितना निकल जाएगा हमारा, पाई d/v, ये हो जाएगा हमारा, ओके। लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। अ पर्सन गोज टू मार्केट, एक आदमी मार्केट जाता है, मेक परचेजेस, को सामान खरीदता है, एंड कम्स बैक एट ए कांस्टेंट स्लोअर स्पीड, कांस्टेंट लेकिन स्लोअर स्पीड से वो वापस आता है। ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करिए। देखिए तो पहले हम ड्रॉ करते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट, है ना, देखिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम। तो देखिए पहले जब मार्केट जाएगा तो वो अपने घर से, मान लीजिए घर से मार्केट जा रहा है, जब घर से मार्केट की तरफ जाएगा तो वो अपने घर से धीरे धीरे दूर जाता जाएगा, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, है ना। उस केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, है ना। तो कुछ समय के लिए इंक्रीज करेगा, ऐसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, है ना। मान लीजिए वो T1 टाइम पे मार्केट पहुंच गया, इस टाइम पे T1 टाइम पे वो मार्केट पहुंच गया। मार्केट पहुंचने के बाद वो क्या करेगा, कुछ समय के लिए रुकेगा, है ना, क्या करेगा, कुछ समय के लिए रुकेगा सब्जी लेने के लिए, और मान लेते हैं वो T टाइम तक रुका, तो रुका तो उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट उतना ही रहेगा,
डिस्प्लेसमेंट में कोई चीज़ नहीं आएगा, लेकिन जो हमारी तो डिस्प्लेसमेंट उतना ही बना रहेगा, जितना था उतना ही बना रहेगा, लेकिन हमारा टाइम जो होगा वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। फिर उसके बाद में वापस आता है, जब वापस आएगा तो उसका फिर से वही घटने लगेगा, घटने लगेगा, घटने लगेगा, और धीरे धीरे आके एकदम कम होता जाएगा। ठीक है, अगर इसको आगे बढ़ा ले हम, इसको हम आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ये हमारा T2 टाइम पे ग्राफ है, T2 टाइम पे, यहाँ पे T2 टाइम के बाद में यहाँ पे वापस अपने घर पे आ जाएगा T3, यानी 0 टाइम से ये घर से चलना शुरू किया, फिर इसका डिस्प्लेसमेंट ये हुआ T1 टाइम पे ज़्यादा, फिर वो रुक के उसने जो भी सामान वामान था खरीदना शुरू किया। ठीक है, परचेस करना शुरू किया मार्केट से, फिर उसके बाद में उसको परचेस करने में T1 से T2 टाइम लगा, फिर उसके बाद में जब वापस घर आने लगा तो डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे कम होता गया और T3 टाइम पे वो घर पहुंच गया। अब इसी केस का हमको क्या बनाना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हमारा वेलोसिटी के लिए, ये टाइम के लिए। अब देखिए वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ हमको प्लॉट करना है। देखिए कैसे प्लॉट करेंगे, 0 से T1 तक इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसा था, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि ये कांस्टेंट स्लोअर स्पीड से चलता है, कांस्टेंट स्लोअर स्पीड से, मतलब इसकी स्पीड कांस्टेंट है और स्लोअर है। ठीक है ना, तो स्लो है, कुछ कमी होगी लेकिन कांस्टेंट है, तो इसका वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा। तो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, किस टाइम तक कांस्टेंट रहेगा, जब तक वो T1 तक चलता रहेगा, तो यानी वेलोसिटी चल रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा। ठीक है, फिर क्या होता है, T1 टाइम पर तक वो चलता रहता है, उसके बाद वो रुक जाता है, रुक जाएगा ना, परचेस करने लगा ना, T1 से T2 टाइम तक वो रुक के परचेस किया, जब T1 से T2 टाइम तक रुक वो परचेस किया, उस केस में उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, कहाँ तक, T2 टाइम तक। ठीक है, फिर T2 टाइम से वो क्या करना शुरू किया, उसी वेलोसिटी से वो घर वापस आने लगा, तो क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी फिर से नहीं हो जाएगी कांस्टेंट, कहाँ तक जाएगी, ये T3 टाइम तक, है ना। अगर इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस करें तो ये T3 टाइम तक। ओके, तो ये था ग्राफ हमारा। ओके, एक मिनट इसको हटा देते हैं। ओके, तो यहां पे आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। हमने टोटल 80+ क्वेश्चन यहाँ पे किया, जिससे हमने पूरा A to Z जितने भी कंसेप्ट पे क्वेश्चन बन सकते थे हमने उसको आपको सॉल्व कराया। ठीक है, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता हुआ। ओके, थैंक यू, आप पढ़ाई करते रहें। हम मिलेंगे अगले चैप्टर में, फिजिक्स के नेक्स्ट चैप्टर में, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, जिसको हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। आप लोग पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।